फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिन के बाद ग्रामर का एक बहुत ही छोटा टॉपिक इम्फैटिक सेंटेंस, जोरदार वाक्य, ये एक छोटा सा टॉपिक है, वही हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हेडिंग से ही ये बात क्लियर है कि इम्फैटिक सेंटेंस मतलब इम्फैटिक का मतलब ही होता है जोरदार। तो इम्फैटिक सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ हुआ जोरदार वाक्य, जिसको बनाने के लिए डू, डज या डिड या डू, डज और डिड का प्रयोग करके हम लोग जोरदार सूचक वाक्य या जोरदार वाक्य बनाया करते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कभी ना कभी कोई पूछा होगा कि बताइए कि मैं खाता तो हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो मैं खाता तो हूं जो ये बोलता है उसका जनरली आपको सिर्फ अगर मैं खाता हूं रहता तो आई ईट होता। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस अगर पढ़े होंगे आप, तो मैं खाता हूं रहता तो आई ईट। लेकिन अगर कोई पूछता है जानबूझ के आपको उलझाने के लिए मैं खाता तो हूं, यही इंफैटिक सेंटेंस है। यानी कि इसका होगा आई डू इट। मतलब है कि डू, डज, डिड का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले करके आप किसी नॉन इंफैटिक को इंफैटिक सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे। हालांकि मैं खाता तो हूं के अलावे दो और हिंदी इसका निकलेगा। आई डू इट का दो और हिंदी क्या होगा, मैं अवश्य खाता हूं या मैं जरूर खाता हूं। लेकिन आपको मैं अवश्य खाता हूं और मैं जरूर खाता हूं ना पूछ के, पूछने वाला आपको यही पूछेगा मैं खाता तो हूं, इसका ट्रांसलेशन बनाओ, और इसी में लोग उलझ जाते हैं बच्चे। तो इसका होगा आई डू इट। देखिए डू का प्रयोग कहां पर किया गया है, तो मेन वर्ब के ठीक पहले। ये बात ध्यान देना है, जस्ट टू बी नोटेड डाउन कि डू, डज, डिड का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे इंफैटिक बनाने के लिए, मेन वर्ब के ठीक पहले। जैसे देखिए लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई टीच इंग्लिश, जैसे इसका जनरल ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत इसका ताहती हमें हिंदी क्या निकलेगा, आई टीच इंग्लिश का हिंदी होगा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। लेकिन अब इसी इसका हेडिंग क्या दिया गया, नॉन इंफैटिक, मतलब जो इंफैटिक नहीं है, जो कि जनरल वाक्य है। तो आई टीच इंग्लिश का इंफैटिक बनाना आप चाहेंगे तो इसमें मुख्य क्रिया मेन वर्ब के तौर पर तो यहाँ टीच दिख रहा है, तो इसी टीच के पहले आपको डू लगाना है। आई डू टीच इंग्लिश, तो इसका हिंदी तीन निकलेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, या मैं अंग्रेजी जरूर पढ़ाता हूं, या मैं अंग्रेजी अवश्य पढ़ाता हूं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए दूसरा वाक्य है ही हेल्प्स मी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसमें V5 का प्रयोग किया गया है। तो इसका सिंपल हिंदी या जनरल हिंदी क्या निकलेगा, वह मेरी मदद करता है। लेकिन अब इसी को इंफैटिक बनाना है। देखिए इसका हेडिंग क्या है, इधर जो लिखा गया है सब इंफैटिक सेंटेंस है। तो ही हेल्प्स मी का इंफैटिक होगा ही डज, और जैसे ही डज लगेगा तो ये जो हेल्प्स जो हुआ, ये जो लिखा गया था V5 जो है वो क्या जी में तब्दील हो जाएगा V1 में, तो बनेगा फाइनली क्या, ही डज हेल्प मी। तो इसका हिंदी क्या होगा, इस पर बैठाइए, वह मेरी मदद करता तो है, या वह मेरी मदद अवश्य करता है, या वह मेरी मदद जरूर करता है। इसी तरह से हिंदी आपका तीन निकलेगा, लेकिन आपका ये तो है करके हिंदी जो होगा वही सबसे पहले बोला जाता है जनरली। उसी प्रकार वी प्लेड क्रिकेट, तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे, ये तो नॉन इंफैटिक हुआ। अब इसको इंफैटिक यानी जोरदार वाक्य बनाने के लिए हम लोग मुख्य क्रिया के पहले क्या लगाएंगे, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए इसमें डू और डज न लगा के, पास्ट का तो हेल्पिंग वर्ब डिड होता है पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसीलिए यहाँ वी डिड। अब देखिए यहाँ जो V2 था वो V1 क्यों में तब्दील हो गया, क्योंकि डिड जैसे ही लगेगा तो फिर V2 नहीं लगेगा, क्या लगेगा V1। आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जब किसी वाक्य में डू, डज, डिड दिखे तो उसके बाद वर्ब जो आने वाला होगा वो हमेशा V1 होगा। इज इट क्लियर। तो फाइनली क्या बनाया गया इसका, वी डिड प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते तो थे, या हम लोग क्रिकेट अवश्य खेलते थे, या हम लोग क्रिकेट जरूर खेलते थे। ये तीन तरह का हिंदी निकलेगा। उसी प्रकार ये सब तो टेंस बेस्ड हुआ, ये सब इंफैटिक। लेकिन इसके अलावे कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस जो आदेश सूचक होता है वाक्य, या जो रिक्वेस्ट करने वाला वाक्य, जो इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे गो देयर, कम हेयर, सिट डाउन, है ना, इस तरह का वाक्य, ओपन द डोर, है ना, इस तरह का वाक्य जो इंपेरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखा जाता है, तो उसका भी इंफैटिक बनाया जाता है। तो जैसे कम इन, एक जनरल वाक्य है, जैसे अंदर आओ, अब इसी को जोर देकर कोई बोलेगा तो बोलेगा मेन वर्ब इसमें कौन है, कम, तो उस कम के पहले सिर्फ डू लगा देना है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का इंफैटिक अगर बनाना चाहेंगे आप, ये जो चार आपको वाक्य दिख रहा है, ये चारों क्या है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का अगर इंफैटिक बनाना चाहते हैं तो उसमें डज और डिड नहीं लगाना है, उसमें सिर्फ डू का प्रयोग होगा। जैसे देखिए
कम इन, तो इसका क्या हो जाएगा इम्फेटिक, डू कम इन, मतलब अंदर जरूर आइए। कोई बोला गो देयर, तो ये इसका मतलब वहां जाओ, लेकिन इसी को इम्फेटिक में अगर कोई बोलेगा तो डू गो देयर। तो आप गौर कीजिए कि कम और गो ये दोनों इस वाक्य का क्या था, मेन वर्ब। तो हम पहले ही बोल दिए थे कि इम्फेटिक बनाने के लिए डू डज डिड का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले किया जाता है, जो कि आपको दिख रहा है, डू कम इन, डू गो देयर, मतलब वहां जरूर जाओ। अब एक वाक्य यहाँ दिख रहा होगा आपको, प्लीज हैव अ कप ऑफ टी, मतलब कृपा करके एक कप चाय पीजिए, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर वो रिक्वेस्ट करने के बाद और थोड़ा ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहता है तो इसका इम्फेटिक बनेगा, बहुत लोग प्लीज के पहले लगा देंगे, क्योंकि प्लीज तो वर्ब नहीं है इस वाक्य में, इस वाक्य में वर्ब तो यहाँ हैव है, तो इसी हैव के पहले डू लगाना है, यानी कि प्लीज डू हैव अ कप ऑफ टी, माने कृपा करके एक कप चाय जरूर पी लीजिए, ठीक है। अब एक लास्ट वाक्य है, बिलीव इन गॉड, मतलब भगवान में भरोसा रखिए, तो इसको एम्फेटिक करेंगे, तो इस बिलीव इन गॉड में वर्ब कौन है, बिलीव, तो बिलीव के पहले आपको डू यहां लगा दिए, तो डू बिलीव इन गॉड का मतलब हुआ भगवान में भरोसा या भगवान में विश्वास जरूर कीजिए। इस तरह से हम लोग एम्फेटिक सेंटेंस बनाना सीखे, क्या लगाकर, डू, डज और डिड लगाकर। और ये डू और डज और डिड, ये जो तीनों वर्ड्स दिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, ये आपको कहां लगाने हैं, तो मेन वर्ब के ठीक पहले लगाकर आप नॉन इम्फेटिक को इम्फेटिक सेंटेंस कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। क्या